तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जी हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 होता क्या है, ये हमें समझना होगा। एक एक करके सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में हमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्ट है ये डील करता है बोनस से। किससे डील करेगा? बोनस से। तो बोनस क्या होता है, बोनस कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो इस एक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जी आगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्कोप क्या है और एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि इसके स्कोप और एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहां पर कुछ बातें बताता है। ये क्या क्या चीज बताता है आपको? सबसे पहले कहता है बोनस इज एन एडिशनल कैश पेमेंट, गिफ्ट और इंसेंटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन रिकॉग्निशन टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात आपको यह कहता है कि इसमें आपको कुछ वर्ड्स को कलेक्ट करना है। क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड इसमें आया एडिशनल, तो आपको याद रखना है ये एडिशनल का मतलब क्या है। एडिशनल का मतलब है, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि बोनस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस का क्या मतलब होता है? लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस को मैं समझ सकता हूं एक वर्ड में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने कुछ नहीं करा, पेमेंट नहीं है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी एडिशनल अमाउंट मिल रहा है। या तो कैश में मिल रहा है, या कोई गिफ्ट मिल रहा है, या फिर कोई इंसेंटिव मिल रहा है। किसके द्वारा? हाँ जी, बोनस में एक और चीज बता दूं, एम्प्लॉयर पे करेगा। एम्प्लॉयर पे करेगा किसको? अपने एम्प्लॉय को। किसको पे करेगा? अपने एम्प्लॉय को। तो एक बात याद रख लेनी है आपको यहां पर कि एम्प्लॉयर पे करेगा किसको? एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय को पे करेगा। ठीक है जी? जी सर, समझ में आ गया। और ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हाँ जी, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अच्छा, क्यों दिया जा रहा है ये? एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है बोनस एम्प्लॉय को? क्योंकि एम्प्लॉय काम कर रहा है अपने, और काम करके अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सके। देखिए, अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा एम्प्लॉय, तो जो एम्प्लॉयर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा तो जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा ही होगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोनस पे करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, अभी आपको मैं बताता हूं शेयरिंग प्रॉफिट क्या है। देखिए क्या है कि एम्प्लॉय कहता है कि एम्प्लॉयर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। बात उसकी सही है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर वो ये कह रहा है कि देखिए मैं काम कर रहा हूं, इस वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट में मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पर डायरेक्टली तो हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कंपनी का मालिक नहीं है। कंपनी का मालिक नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर जो होता है सिर्फ उसी को क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ना कि जो एम्प्लॉयज है उनको मिलता है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। तो सर अब हमें एक एक करके आप ये बताइए कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो प्रॉफिट अर्न करा है एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉय की मेहनत की वजह से ही करा है। तो अगर एम्प्लॉय की मेहनत की वजह से करा है तो भैया उसको उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या करता है? वो लाया गया है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पेमेंट ऑफ बोनस and provide the basis of profit or production or
प्रोडक्टिविटी ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। यानी कि जो भी अब एम्प्लॉय कह रहे थे तो उनकी बात को सुना गया और लॉ मेकर ने एक लॉ बना दिया, क्या, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो बोनस ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था वो पास हुआ था सर 1965 में, कब, 25 ऑफ सितंबर 1965। ठीक है सर, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, इसको याद रखना कि बोनस ऑर्डिनेंस कब फोर्स में आया था। तो क्या जवाब है इसका आंसर क्या होगा, 25 ऑफ सितंबर 1965। अब ये एक्ट क्या करता है, दिस एक्ट मेक्स द एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस एज ए मैटर ऑफ राइट। देखिए मैटर क्या था, मैटर यही था कि भाई हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। एम्प्लॉय क्या कह रहा है, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए सर। अब अधिकार कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया। कौन सा एक्ट बनाया गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पीओबी। कौन सा बनाया गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। कह रहे हैं कि सरकार कह रही है आप टेंशन ना लो, हम आपके इस बात का ध्यान रखेंगे, हम आपके अधिकारों का हरण नहीं होने देंगे, हम आपको आपका अधिकार जरूर दिलाएंगे एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर आपकी वजह से ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, तो बोनस देना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हम आते हैं इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये एक्ट बनाया क्यों गया। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनाया गया, फिर भी थोड़ा सा चलिए अब लॉ के हिसाब से पढ़ लेते हैं। लॉ क्या कह रहा है, सुनिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉइज of certain establishment on the basis of profits or on the basis of production or productivity and for matters connected with therewith। ये क्या कह रहा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो बोनस की पेमेंट के लिए बनाया गया। यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर वो क्या है, सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बोनस पे करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बोनस की पेमेंट। तो बोनस की पेमेंट किसको करी जाएगी, कैसे करी जाएगी, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। इस एक्ट का असलियत में मतलब यही है कि बोनस किसको दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो बोनस किसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये हर एक एस्टेब्लिशमेंट में डिसाइड करना है और बेसिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर दिया जा सकता है, प्रोडक्शन के ऊपर दिया जा सकता है। यानी आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे हम आपको उतना बोनस एक्स्ट्रा देंगे, आप जितना ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न कराएंगे, एम्प्लॉयर से बोलता है कि भाई आप जितना हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न कराएंगे हम उतना आपको बोनस ज्यादा देंगे। However, the landmark judgment of Honorable Supreme Court in Jalan Trading Company, क्या है, Jalan Trading Company Private Limited versus Mill मजदूर यूनियन 1967, ये केस लॉ है, एक केस लॉ है जो कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसमें फैसला दिया था। और इसमें क्या क्या फैसला दिया था, ये फैसला दिया था कि भैया ऐसा है कि आप जो बोनस देंगे वो इसलिए देंगे ताकि पीस और हार्मनी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल बनी रहे। पहला पॉइंट क्या है, ताकि शांति बनी रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर और कैपिटल के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता ठीक ठाक बना रहे। इसलिए दूसरा इन्होंने कहा, हाईलाइट किया है इस पॉइंट को कि ताकि टू अलाउ द एम्प्लॉयज टू शेयर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट यानी एस्टेब्लिशमेंट कहने का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कहने का मतलब है बिजनेस एंटिटी। एस्टेब्लिशमेंट कहने का मतलब क्या है, बिजनेस एंटिटी। तो वो जो बिजनेस एंटिटी है वो जितना ऊपर जा रही है उसमें शेयर भी एम्प्लॉयज का निकलना चाहिए, तो ये कोर्ट ने बोला। फिर क्या कहा, टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस, यानी कितना बोनस दिया जाएगा, मिनिमम कितना दिया जाएगा और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, इस बात पे भी विचार किया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी, हाँ जी सर, ठीक है। नेक्स्ट, टू सिक्योर द राइट ऑफ लेबर, लेबर जो है, मजदूर जो है, उनके हक को बचाने के लिए, टू शेयर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड एंश्योर ए रीजनेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सबके साथ भला हो, सबके साथ एक समान हम व्यवहार करें। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ वर्कर जो हमारे ज्यादा जो करीबी है, हम उनको कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, तो ये गलत चीज है। सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। तो इसके लिए एक्ट बना दिया गया कि भैया अब सबको ही आपको देना पड़ेगा, किसी एक को नहीं देना पड़ेगा। लास्ट क्या इन्होंने जजमेंट दिया, टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट
ऑफ क्या, ऑफ क्या, लायबिलिटी, लायबिलिटी किसकी, फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, जो बोनस की पेमेंट करनी है उसकी एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करा जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। ओके सर, ठीक है जी। अब आता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो एक्ट है पूरे ही इंडिया में लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। तो एक नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है वो कहां एप्लीकेबल है, तो आंसर क्या होगा, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एक्ट हमारा लागू होता है। अच्छा जी, जो एक्ट अप्लाई होता है वो कहां होता है, एक्ट अप्लाइज टू अ फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री के ऊपर होता है, अदर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होता है, जिसमें 20 और मोर पर्सन ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लगे हुए थे। एम्प्लॉइंग यानी एम्प्लॉइंग मतलब जो काम कर रहे थे, वर्कर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वो पूरे साल के दौरान किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान 20 या उससे ज्यादा पर्सन अगर काम कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वो अकाउंटिंग ईयर में आपके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए हमारे एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 25 अगस्त 2021 को जो वर्कर थे, वो टोटल जो एम्प्लॉयज थे हमारे यहां पर 22 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। वो कितने एम्प्लॉय हमारे यहां काम कर रहे थे, 22 एम्प्लॉय। तो हमारे लिए क्या होगा, तो हमारे लिए भाई साहब अकाउंटिंग ईयर 2021-22 जो अकाउंटिंग ईयर 2021-22 है उसमें हमारे ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बोनस एक्ट क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। सर तो क्या ये कभी खत्म भी हो सकता है बोनस एक्ट, अगर एक बार बोनस एक्ट लग गया तो फिर आपके ऊपर लगता ही चला जाएगा, याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट किसके ऊपर लगता है, अदर एस्टेब्लिशमेंट पे भी लगता है जिसमें एम्प्लॉइंग पर्सन बिटवीन 10 to 19 यानी 10 से 19 तक भी है, तो वहां पर भी आपके ऊपर बोनस लग जाएगा, बोनस एक्ट लग जाएगा। ओके, मान लीजिए कि अगर किसी दिन, जैसे मैंने अभी बताया था, किसी दिन कोई एक वर्कर भी रहा आपकी कंपनी में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन किसी दिन आपके यहाँ 22 ने भी 50 ने भी काम करा, तो जैसे ही ये किसी भी एक दिन 20 से ऊपर हो गया तो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा बोनस एक्ट। और अगर 20 से कम भी हो जाते हैं उस साल में कभी भी, तो भी बोनस एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल ही रहेगा, वो आपसे डिलीट नहीं होगा, याद रखना। क्लियर जी सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप वर्कर्स का कैलकुलेशन करेंगे, यानी जब आप कंप्यूट कर रहे हैं, क्या कंप्यूट कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ वर्कर्स, जब नंबर ऑफ वर्कर्स कंप्यूट करेंगे तो याद रखना कैजुअल वर्कर को भी आपको कंसीडर करना है। कैजुअल वर्कर कौन, देखिए एक होता है परमानेंट, एक क्या होता है परमानेंट वर्कर, एक होता है हमारा परमानेंट वर्कर और एक क्या होता है, एक तो हो गया जी हमारा परमानेंट वर्कर, एक हो गया हमारा कैजुअल वर्कर, ठीक है। यानी तो जो परमानेंट है वो भी कंसीडर करना है और कैजुअल है वो भी कंसीडर करना है। जो हम 20 या 10 से 19 की लिमिट जो हम यहां पर डिसाइड कर रहे हैं उसमें हमें कैजुअल और परमानेंट दोनों ही तरीके के वर्कर को शामिल करना है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्ट जो है कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्ट जो कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा, कहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर बोनस एक्ट 1965 नहीं लगेगा, एम्प्लॉयज ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर नहीं लगेगा, म्यूनिसिपैलिटी के जो वर्कर है उन पर नहीं लगेगा, रेलवे एम्प्लॉयज पर नहीं लगेगा, एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं या कोई एम्प्लॉय है उस पर नहीं लगेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के एम्प्लॉय हैं, आरबीआई के एम्प्लॉय हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी अदर हो उस पर भी नहीं लगेगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस के एम्प्लॉयज हैं तो उन पर भी नहीं लगेगा। और याद रखिएगा जो एनपीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उन पर भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है जी।
तो कहां कहां नहीं लगेगा, दोबारा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं लगेगा, म्युनिसिपलिटी के जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पर नहीं लगेगा, रेलवे के एम्प्लॉयज पर नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज पर नहीं लगेगा, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन पर भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं है, आरबीआई के एम्प्लॉयज पर नहीं है, डिफेंस के एम्प्लॉयज पर नहीं है, और एनपीओ वगैरह जो होते हैं वेलफेयर एसोसिएशन उन पर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर? जी सर। सर ये बैंकिंग कंपनीज क्या होती है? बैंकिंग कंपनीज, तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 हमें बताता है कि बैंकिंग कंपनीज क्या है। बैंकिंग कंपनीज वैसे हमें समझ में आता है कोई भी बैंक जो बनाया गया है आरबीआई के अनुसार, आरबीआई यानी आरबीआई ने बैंक को परमिशन दी होगी तो वो बैंकिंग कंपनीज में आएगा। तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी सब्सिडरी बैंक एज डिफाइंड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद बैंकिंग कंपनीज है, और अगर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी बैंकिंग कंपनीज के अंडर ही आएगा। या फिर कोई भी न्यू बैंक जो स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 का जो शेड्यूल नंबर 1 है, फर्स्ट है, उसमें जो स्पेसिफाई किए गए वो भी आ जाएंगे। अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 जो कवर हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं वो भी बैंकिंग कंपनीज में कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो बैंकिंग कंपनीज क्या है समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर अब एम्प्लॉयज की डेफिनेशन बता दीजिए। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार एम्प्लॉय का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965? सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 है, वो बताता है हमें किसके बारे में? वो हमें बताता है एम्प्लॉय के बारे में, कि एम्प्लॉय को यहां पर क्या माना जाएगा। तो सुनिए क्या माना जाएगा। एनी पर्सन employed on a salary or wage not exceeding 21,000 rupees per month, क्या आ जाएगा? पर मंथ। यहां पर ये मिस्टेक है, मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या आएगा? पर मंथ 21,000 पर मंथ। क्लियर? ठीक है, ये यहां पर मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं यहां से। कब से है जी ये 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर किसी पर्सन जो आपके यहां काम कर रहा है, चाहे सैलरी पे काम कर रहा है चाहे वेज पे काम कर रहा है, उसकी अगर पर मंथ सैलरी 21,000 रुपए है, बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, 21,000 रुपए है, चाहे वो स्किल्ड काम कर रहा हो या अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब कहने का मतलब क्या है? वो अपनी बुद्धि से काम करता है, कोई मजदूरी का काम नहीं कर रहा, और अगर वो मजदूरी का काम कर रहा तो अनस्किल्ड में आता है। ठीक है जी, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहा हो, सुपरवाइजरी वर्क कर रहा हो, मैनेजरियल वर्क कर रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा हो, टेक्निकल या क्लरिकल काम कर रहा हो, तो कोई भी हो उसको क्या माना जाएगा? एम्प्लॉय माना जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। वेयर द सैलरी और वेज ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड्स 7,000 per month, the bonus calculation shall be made assuming his salary as 7,000 per month. Apprentice will not be treated as an employee. अब ये apprentice का मतलब क्या है? Apprentice का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको क्लियरली, सुनना ध्यान से। Apprentice का मतलब क्या है देखिए जी। Apprentice का मतलब क्या है? Apprentice का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जब हम सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, कोई भी हम चीज कर रहे हैं, या हम सीएमए कर रहे हैं, या हम सीएस कर रहे हैं, या हम सीएमए कैट कर रहे हैं, तो इन कोर्सेज में क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम कहीं किसी फर्म में एज एन आर्टिकलशिप काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी। तो याद रखिएगा कि जो भी अप्रेंटिस हैं, वो लोग जो लोग ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, वो लोगों को हम यहां पर एम्प्लॉय कवर नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी,
हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ गया यहाँ तक। ओके बेटा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर कौन होगा सर? एम्प्लॉयर, सर आपने एम्प्लॉय बता दिया, अब एम्प्लॉयर भी बता दीजिए। एम्प्लॉयर कौन होगा सर? देखिए एम्प्लॉयर कौन होगा इसके बारे में हमें बताता है कौन, इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 ये हमें बताता है एम्प्लॉयर के बारे में। किसके बारे में बताएगा? एम्प्लॉयर के बारे में। यहां पर एम्प्लॉयर किसको माना जाएगा? तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है सुनिए। अगर फैक्ट्री के केस में पढ़ते हैं, किसके केस में? फैक्ट्री के केस में, तो ऑनर को हम क्या मान लेंगे? एम्प्लॉयर। ऑक्यूपायर, उस समय कौन चला रहा है, उसको मान लिया जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा डिसीज ऑनर का, मतलब ऑनर की डेथ हो गई तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। या फिर अभी एम्प्लॉयर है नहीं, यहां पर विदेश गया हुआ है, तो जो उस कंपनी को, फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है उसको हम ऑनर या एम्प्लॉयर मान लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर सर। तो ऑनर तो एम्प्लॉयर माना ही जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। और मान लीजिए एम्प्लॉयर यहां पर है नहीं और विदेश गया हुआ है या कहीं किसी अपने काम से बाहर गया हुआ है, तो जो उस फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, जो उसका मैनेजर है, उसी को हम एम्प्लॉयर ट्रीट कर लेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो जो भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या फिर मैनेजिंग एजेंट होते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट दोनों को हम क्या मान सकते हैं? एम्प्लॉयर मान सकते हैं। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर एम्प्लॉय की डेफिनेशन समझ में आ गई है हमें, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन समझ में आ गई है हमें, बोनस एक्ट कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा ये भी समझ में आ गया है सर। तो अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है बहुत ही छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले हमें समझना है कि सैलरी और वेजेस का मतलब क्या होगा। सैलरी और वेजेस, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये हम सारी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं एज पर क्या? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहे हैं। हर एक्ट की अपनी डेफिनेशंस है। ठीक है जी? कोई सैलरी को कुछ मानता है, कोई सैलरी को कुछ मानता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। क्लियर? जी सर क्लियर। तो सैलरी या वेजेस किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे वो बताता है हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21। सैलरी या वेजेस का मतलब क्या है? तो सैलरी और वेजेस का मतलब है सर सारा अमाउंट जो भी उसको मिल रहा है। सैलरी और वेजेस इंक्लूड्स रेम्युनरेशन। कौन सा? ऑल रेम्युनरेशन, ऑल, सारा रेम्युनरेशन एक्सेप्ट ओवर टाइम अलाउंस। अगर आपको ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है तो उसको सैलरी नहीं मानोगे। ठीक है? पर सैलरी में हम डियरेंस अलाउंस यानी डीए को शामिल करेंगे। अच्छा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में क्या कहा गया कि जितने भी रेम्युनरेशन यानी जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है वो सारा का सारा सैलरी में या वेजेस हम मान लेंगे, लेकिन ओवर टाइम अलाउंस जो आपको मिल रहा है वो हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको डियरेंस अलाउंस मिल रहा है, डीए मिल रहा है, तो हम उसको सैलरी ट्रीट करेंगे। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें सैलरी में इंक्लूड नहीं करना। सैलरी डज नॉट इंक्लूड, हमें सैलरी में इंक्लूड उनको नहीं करना है। सैलरी में इंक्लूड हमें नहीं करना है। वो क्या क्या चीजें हैं? एनी अदर अलाउंस विच द एम्प्लॉय इज फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड। समय के हिसाब से अगर कोई आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो नहीं, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे सैलरी के लिए। कोई भी हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है, या फिर कोई आपको आपके घर के लिए लाइट का खर्चा, वाटर का खर्चा, मेडिकल अटेंडेंस, या आपको कोई फूड ग्रेन्स वगैरह कुछ ऐसा मिल रहा है, या कंसेशनल रेट में मिल रहा है, या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कुछ भी आपको मिले वो आपको नहीं लेना। देखिए एक होता है परक्यूजिट, एक होता है अलाउंस। तो अगर आपको अलाउंस मिल रहा है, कौन से अलाउंस? डियरेंस अलाउंस, तो वो इंक्लूड करना है सैलरी में। हाँ जी सर करना है। ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है सर, सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। और अगर आपको कोई भी टाइम के हिसाब से अलाउंस मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई आपको परक्यूजिट मिल रही है, परक्यूजिट कहने का मतलब क्या है? जैसे जो कैश में नहीं मिलता लेकिन इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है। जैसे आपको कहा तू घर रह ले, तेरा जो किराया होगा वो मैं पे करूंगा, या फिर
तेरे घर के जो बिजली का खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा, वाटर के जो खर्चे होंगे, मेडिकल का जो खर्चा होगा वो सब मैं पे करूंगा। तो ये सारे खर्चे भी सैलरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। किसके हिसाब से? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से। कोई भी ट्रैवलिंग कंसेशन दिया जा रहा है तो वो भी इंक्लूड नहीं करना। हाँ जी, कोई अगर आपको बोनस मिला है, अदर बोनस कोई मिला है, कोई इंसेंटिव मिला है, अटेंडेंस बोनस मिला है, आपने छुट्टियां नहीं करी तो आप छुट्टियां नहीं कर रहे इसलिए हम आपको बोनस दे देते हैं रिवॉर्ड के तौर पर, तो वो भी हमें शामिल नहीं करना। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में किया गया है, पेंशन फंड में किया गया है, एम्प्लॉयर ने आपके हिसाब आपके लिए पीएफ अकाउंट में जमा करवाया या पेंशन फंड में जमा कराया, तो वो भी आपके लिए फायदा तो है एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन उसको शामिल नहीं किया जाएगा सैलरी के अंदर। ठीक है। कोई भी ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट वो भी शामिल नहीं किए जाएंगे। कोई भी कमीशन, एनी कमीशन पेबल टू एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को कोई कमीशन दिया जा रहा है वो भी सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? सर सैलरी में हम ओवर टाइम अलाउंस इंक्लूड नहीं करेंगे। सर हम सैलरी में कोई भी टाइम के हिसाब से अलाउंस मिलेगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे। परक्यूजिट इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग कंसेशन, कोई भी अदर बोनस मिल रहे हैं या पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर हमारा, उसको नहीं। ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो सब के सब इंक्लूड नहीं होंगे सैलरी में। सैलरी में सर क्या इंक्लूड होगा? सैलरी में सारे के सारे रेम्युनरेशन जो भी कुछ मिल रहा है वो सब इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड डियरेंस अलाउंस। अगर महंगाई भत्ता भी मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर सर? हाँ जी सर, क्लियर हो गया यहां तक तो। सर अकाउंटिंग ईयर क्या है? अब ये अकाउंटिंग ईयर कहने का मतलब किस साल हमें देना है बोनस, वो अकाउंटिंग ईयर का है। तो यहां पर 3 है। पहला है फॉर कॉर्पोरेशन, फॉर कंपनीज और एनी अदर केसेस। तो अगर कॉर्पोरेशन के लिए देखें तो जिस दिन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो उसी दिन को हम ईयर एंडिंग मान लेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ईयर एंड समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग ईयर उससे स्टार्टिंग वाला ले लेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम 30 सितंबर को हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं और हमने अकाउंट्स क्लोज करे 30 सितंबर 2021, तो इससे एक साल पीछे चले जाइए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा स्टार्टिंग का ईयर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रहा है। अगर हमारा ईयर इस दिन खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? ये अगस्त में जाकर के स्टार्ट होगा, 1 अगस्त 2020 को। तो यहां से यहां तक ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर मान लिया जाएगा कॉर्पोरेशन के केस में। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। कंपनीज के केस में होगा जी द पीरियड फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जब बनाया जाता है और एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले। देखिए एजीएम क्या होता है? एजीएम में हमें हमारा प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करने होते हैं, तो उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया जाएगा। तो जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनकर तैयार हो जाएगा उससे 1 साल ठीक पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर कंसीडर करा जाएगा। और अदर केस में क्या होगा? जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, वही हमारा क्या मान लिया जाएगा? अकाउंटिंग ईयर मान लिया जाएगा। क्लियर? अकाउंटिंग ईयर बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है एलोकेबल सरप्लस। देखिए बोनस जो मिलता है वो एलोकेबल सरप्लस का मिलता है, ना कि अवेलेबल सरप्लस का। ठीक है। तो अगर रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर और नॉन बैंकिंग कंपनीज है, क्या है? नॉन बैंकिंग कंपनी, तो 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस जो होगा उसका 67% एलोकेबल सरप्लस मान लिया जाएगा, उसी में से बोनस निकाला जाएगा। और अदर केस में 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस का 60% एलोकेबल सरप्लस मान लिया जाएगा। अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन तो मैं बहुत क्विक करा रहा हूं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ें, उसके बाद ही ये आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। किन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा? मना कर दिया भाई सेक्शन 9 ने मना कर दिया कि हम आपको बोनस नहीं देंगे। किनको? दैट एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड किया था, लड़ाई झगड़े करे थे, चोरी करी थी भाई साहब, या उसने क्या करा था? गलत सलत कोई एप्रोप्रिएशन किया और प्रॉपर्टी का उसने गलत इस्तेमाल करा, तो इसके लिए उसको निकाल दिया गया था। तो गलत काम करेगा तो रिवॉर्ड थोड़ी मिलेगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी नो बोनस। आप जाइए कहीं भी, हम आपको बोनस नहीं देंगे।
ये एक्ट में लिख दिया गया है। तो सारी बातें एम्प्लॉय के फायदे की नहीं है, कुछ चीजें एम्प्लॉयर के लिए भी हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। अब ये मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस क्या है? सेक्शन 10 जो है वो बताता है मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस के बारे में। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 आपको बताता है लिमिट्स के बारे में, ठीक है, यानी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। तो क्या कहता है कि एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू पे एवरी एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। कॉर्पोरेशन है तो, कंपनीज है तो, और अदर केस है तो। मिनिमम बोनस कितना देना है? 8.33% ऑफ द सैलरी और वेज। सैलरी और वेज का मतलब क्या है सर? वो भी समझ में आ गया। एम्प्लॉयर क्या है सर? वो भी समझ में आ गया। एम्प्लॉय का मतलब क्या है सर? वो भी समझ में आ गया। सारी डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है हमने। बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ₹100 विच एवर इज हायर, या तो 100 रुपए या फिर 8.33% सैलरी या वेजिस का, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे, ये तो बात समझ में आ गई। कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे बोनस के, या फिर 8.33% सैलरी या वेजिस का जो भी आएगा आपका, उनमें से दो ज्यादा होगा, 100 रुपए या 8.33%, उन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वो आपको बोनस के रूप में मिल जाएगा। बोनस की लिमिट क्या है? सुनिए, बोनस की लिमिट सेक्शन 10 क्या बताता है आपको? सेक्शन 12 सॉरी, सेक्शन 10 किसके लिए था? सेक्शन 10 किसके लिए था? सेक्शन 10 था हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस के लिए। सेक्शन 12 है हमारा बोनस की लिमिट के लिए। वेयर द सैलरी और वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीज 10,000 पर मंथ अगर एग्जिट कर जाती है, तो बोनस पेबल टू सच एम्प्लॉय शैल बी कैलकुलेटेड एज इफ हिज सैलरी और वेजेस वर 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपए होगी या उससे कम होगी तो ही हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज बोनस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट सुनिए, सेक्शन 19 आपको बताता है टाइम लिमिट के बारे में। कहता है कि अगर आप, सबसे पहली बात है, द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ बोनस इज, क्या है? पहला पॉइंट है आपका, क्या पहला पॉइंट है? इफ देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ बोनस। अगर बोनस के लिए एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, तो क्या है? इज पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, then the payment shall be made within a month on which the award becomes enforceable। जिस दिन डिसीजन आ गया, जिस दिन सेटलमेंट हो गया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन डिस्प्यूट सेटल हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को क्या देना पड़ जाएगा? बोनस देना पड़ जाएगा, अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो। अगर डिस्प्यूट नहीं चल रहा तो सर 8 मंथ्स के अंदर अंदर किसका? क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। दिवाली पर ही बोनस क्यों मिलता है? दिवाली पर ही बोनस क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि देखिए यहां पर 8 मंथ्स लिखा हुआ है। किसका 8 मंथ्स? अकाउंटिंग ईयर के क्लोज के। तो देखिए अकाउंटिंग ईयर का क्लोज कब मान ले? हम मान लीजिए, हम मान लेते हैं मार्च 21, ये हमारा क्लोज हो गया अकाउंट क्लोज। तो इससे 8 महीने कब कैलकुलेट करेंगे? देखिए इससे 8 महीने कैलकुलेट कीजिए, मार्च 21 के 8 महीने। अप्रैल हो गया पहला महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर के समथिंग 8 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। नवंबर 21 8 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। इससे पहले पहले आपको बोनस पे करना पड़ेगा। इससे पहले आ जाती है दिवाली, और इंडिया में दिवाली को बड़ा त्योहार माना जाता है, तो इसलिए कहते हैं भाई छोड़ो, हम दिवाली के आसपास ही दे देंगे, त्योहार का त्योहार बन जाएगा, गिफ्ट का गिफ्ट मिल जाएगा, और एक्ट का हम जो भी हमारे एक्ट लग रहा है वो एक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको सिर्फ दिवाली के बोनस के रूप में बेवकूफ बनाया जा रहा है। असल में तो यहां पर क्या करा जा रहा है, जो भैया ये तो एक्ट की डिमांड थी, एक्ट ने बोला था कि बोनस देना है इस टाइम पे, तो इसलिए दिया, नहीं तो कोई अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देने वाला, ये बात याद रखना दोस्त। ठीक है जी, हाँ जी सर समझ में आ गया। लास्ट एनुअल रिटर्न क्या है? एनुअल रिटर्न क्या है? देखिए रूल 5 हमें बताता है कि भैया जो फर्स्ट डे होगा ना फरवरी का, फरवरी का जो होगा, उससे पहले हमें जमा करानी पड़ेगी। क्या जमा करानी पड़ेगी? एनुअल रिपोर्ट इन फॉर्म डी। फॉर्म डी क्या है? फॉर्म डी ये सबमिट कराना पड़ेगा। ये क्या हमारी एक एनुअल रिपोर्ट है। ये किसको जाएगी? ये जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को जाएगी। कब जाएगी? 1 फरवरी से पहले पहले ईच ईयर, 1 फरवरी से पहले पहले। तो इसका मतलब अगर हम बात करें अप्रैल से मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ये हम मान लेते 2021, ये स्टार्ट हुआ 2020 में, तो ये हुआ। तो इसकी जो एनुअल रिपोर्ट जाएगी वो जाएगी 1 फरवरी 2022 से पहले पहले, 1 फरवरी 2022 से पहले पहले वो एनुअल रिपोर्ट हमें जमा करानी होगी। किस में जमा करानी होगी सर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर? लास्ट है सर हमारा पेनल्टी। अगर हम कुछ ना करें, बोनस पे ना करें, प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंस कर दें, विरोध कर दें, कॉन्ट्रावेंस का मतलब क्या होता है? विरोध करना, विरोध कर दें, तो क्या हम पे पेनल्टी लगेगी? हाँ जी बिल्कुल लगेगी सर। क्या लगेगी? देखिए, अगर आपने रूल्स को तोड़ दिया, रूल्स को तोड़ दिया तो आप पर 6 मंथ की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। कितने का? 1000 रुपए तक, या फिर दोनों। अगर आपने टाइम पर या किसी भी प्रोविजन का आपने उल्लंघन कर दिया, बोनस पे नहीं किया टाइम के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट जनरेट नहीं करी, या फिर आपने ठीक तरह से रूल्स को फॉलो नहीं करा, तो आप पर 6 महीने की सजा हो सकती है, आपको 1000 रुपए तक फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जैसा कि सिचुएशन होगी वैसे ही होगी। लाइकवाइज, इफ एनी पर्सन टू होम ए डायरेक्शन इज गिवन और अ रिक्विजिशन इज मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी डायरेक्शन दी गई है या रिक्विजिशन जो दी गई है और फेल हो जाता है उनको कंप्लाई करने में, यानी वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो भैया 6 महीने की सजा और 1000 रुपए तक फाइन, या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पेनल्टी है ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है सेक्शन 28 पेनल्टी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। क्लियर है ना? तो एक बार से फिर से आप अपने पूरे बोनस एक्ट को रिवाइज करें, सारी डेफिनेशंस को रिवाइज करें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्विक रिवीजन था, तो क्विक रिवीजन अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा तो रिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिवीजन कर सकें, क्विक रिवीजन ले सकें। थैंक यू वेरी मच।